जय हिंद। देखिए, हम लोग वैगनार ग्रुप के बारे में समझते हैं और क्या वैगनार ग्रुप के विद्रोह के बाद पुतिन कमजोर पड़ गए हैं या और शक्तिशाली हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है वैगनार ग्रुप के बाद पुतिन कमजोर पड़ गए हैं या और शक्तिशाली हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है वैगनार ग्रुप को मार मतलब फंसा देना खुद पुतिन की ही चाल थी? देखिए, वैगनार ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी की ग्रुप है। वैगनार ग्रुप की शुरुआत जो की थी प्रिगोजिन और दिमित्री उत्किन ने किया था। इसका मुख्यालय जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग में है। सेंट पीटर्सबर्ग में इसका मुख्यालय और इसकी सेना बहुत जगह फैली हुई है। ये रिक्रूटमेंट भी अपनी सेना में करते रहते हैं। इसका मुख्य जो करता धरता था वो प्रेगोजिन था। प्रेगोजिन पहले एक सेफ था, मतलब पहले वो रेस्टोरेंट चलाता। जब पुतिन 1990 के दशक में जब वो मेयर का ऑफिस में काम करते थे, उसी समय प्रेगोजिन अपना एक रेस्टोरेंट खोला था। उस रेस्टोरेंट में जाके ये खाना खाते थे पुतिन। तो वहीं से इन दोनों की दोस्ती हो गई। बाद में पुतिन जो है वो सत्ता हथिया लिए, बाद में इनसे करीबी बढ़ी, तो ये सेफ बना और बड़े बड़े लोगों को खाना खिलाया। देखिए यहाँ पे बुश से लेके जितने राष्ट्राध्यक्ष थे उन सबको ये खाना खिलाया। बाद में ये कॉन्ट्रैक्टर बन गया और धीरे धीरे इसकी संपत्ति बढ़ती गई और इसने बनाया एक वैगनार ग्रुप जो प्राइवेट आर्मी का सिलेक्शन करती थी। ये प्राइवेट आर्मी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। ये माली में गई, लीबिया में, कांगो में, सीरिया में और हर जगह इसने अपनी प्राइवेट सेवा दिया था। प्राइवेट आर्मी से फायदा ये होता है कि अगर ये कुछ कांड भी कर देते हैं तो सरकार कर देती है, हमको क्या मतलब, ये तो कोई प्राइवेट कंपनी थी। तो यानी ये व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक इच्छा और अपने कोई एक राजनीतिक मतलब महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए होता है। क्योंकि आर्मी के ऊपर अगर कोई एक्शन होता है, आर्मी कुछ करती है तो सीधे वो सरकार के ऊपर बात आती है। तो ये प्राइवेट आर्मी वहां ये काम को कर देते थे और सरकार सीधे सीधे बच जाती थी। ये वैगनार ग्रुप इसमें बहुत खतरनाक लड़ाके शामिल होते हैं। विगत इधर सालों में, यहाँ हालिया महीनों में देखेंगे तो इसमें गोरखा, नेपाल से गोरखाओं भी वहां जाने लगे हैं इसमें शामिल करने के लिए। यहाँ पे प्रेगोजिन ने बहुत बड़े मात्रा में जेल से कैदियों को निकालकर और अपने इस वैगनार ग्रुप में शामिल करने का प्रयास किया था। आप सोचिए, जेल में कोई अच्छा आदमी तो जाता नहीं है, खतरनाक लोग पहुंचते हैं, उसको ले आके ये वैगनार ग्रुप में शामिल कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए वैगनार ग्रुप कितना ही ज्यादा खतरनाक था। वैगनार ग्रुप चर्चा में और पावर में तब आया जब 2014 में रसिया ने क्रीमिया को कब्जा किया। रसिया ने जैसे क्रीमिया को कब्जा किया, यहां पर उसने वैगनार ग्रुप का ही मदद लिया। आप याद कीजिए, रसिया ने जब दोबारा डोनेस्क और लुहांस्क में जब कब्जा किया था तो उसने एक बहाना किया था, कहा था कि वहीं के लोग चाहते हैं कि ये विद्रोह मतलब रसिया उन पे कब्जा कर ले। वहीं के लोग नहीं थे, पहले ही इसने घुसा दिया था वैगनार ग्रुप को। क्योंकि वैगनार ग्रुप ऑफिशियली रसिया का तो है नहीं, रसिया मना कर देता है कि भैया जो चीज हमारा है ही नहीं, हम उस पर जवाब क्या दे सकते हैं यहाँ पे। और वो लोग अंदर घुस के बवाल कर देते हैं। तो मेनली ये पावर में आए थे सब यूक्रेन वार को लेकर, और ये रशियन आर्मी के साथ साथ लड़ रहे थे पूरी की पूरी यूक्रेन वार में, और काफी साथ दिया इन लोगों ने रशियन आर्मी का। लेकिन मई के महीने में ना इन दोनों में अनबन होने लगी और अचानक से ये जो यूक्रेन का ये वाला एरिया था, इस एरिया में जहां वैगनार ग्रुप थी, आर्मी थी, वो अचानक से यहाँ से पीछे हटने लगी और पीछे हटने लगी और कही कि हम यहाँ से अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये खेरसन वगैरह से पीछे हटने लगी थी, यहाँ पे बहुत जेपोरेजिया वगैरह से ये पीछे हटने लगे थे सब। और अल्टीमेटली क्या हुआ, 20 से 21 जून के बीच में ये लोगों ने बहुत खतरनाक रूप ले लिया और पीछे हटते हटते ये यूक्रेन छोड़ के और रसिया के शहर रोस्टोव पे कब्जा कर लिया। अब रसिया का शहर रोस्टोव इसलिए जरूरी है कि पूरी यूक्रेन लड़ाई में इस साइड का जितना कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक सेंटर है वो रोस्टोव ही है, यहीं से सारा सामान जाता है। इन लोगों ने रोस्टोव शहर को कब्जा कर लिया और यहाँ एक हाईवे है, M4 हाईवे। ये हाईवे सीधे मॉस्को तक जाता है। मॉस्को यहाँ से 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है रोस्टोव से मॉस्को। ये लोग मॉस्को मार्च निकाल दिए और प्रेगोजिन जो है इसका अध्यक्ष, उसने कह दिया कि बहुत जल्दी हम रसिया को एक नया नेतृत्व प्रदान करेंगे, मतलब तख्ता पलट की कोशिश थी। इसी क्रम में जब ये रोस्टोव से आगे बढ़े तो वोरोनिज शहर से पहले इन्होंने रसिया के एक हेलीकॉप्टर को मार के गिरा दिया। अब वोरोनिज शहर के जब रसिया के हेलीकॉप्टर को मार के गिराया तो जैसे ही इनकी आर्मी यहाँ रोस्टोव से पार करते हुए वोरोनिज शहर तक पहुंची तो यहाँ पे रसियन आर्मी और ये वैगनार ग्रुप के बीच फाइट हुआ और ये फाइट खत्म करके ये वैगनार ग्रुप आगे बढ़ने लगी रसिया से और यहाँ से 200 किलोमीटर पहुंची तो ये मॉस्को से की ओर जाने वाली सारी सड़कों को घेर दिया गया। लेकिन 200 किलोमीटर दूर वैगनार ग्रुप रुक गई। इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ से बेलारूस की एंट्री होती है। बेलारूस कहता है प्रेगोजिन को समझौता करा देता है। प्रेगोजिन यहाँ से बेलारूस चले जाते हैं और यहाँ से वो आदेश देते हैं कि यहाँ से उनकी सेना अब लौट जाएगी। अब यहाँ से वैगनार ग्रुप जैसे आई थी, वैगनार ग्रुप यहाँ से फिर से उसी तरह से वापस लौट गई यूक्रेन के रास्ते। लेकिन पुतिन इस पर पूरी तरह से भड़क चुके हैं। पुतिन ने सबक सिखाने का ठान लिया है वैगनार ग्रुप पर। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, इसके पीछे जांच के बाद क्या पता चला उसको हम लोग समझते हैं। देखिए
सारी कहानी होती है। अचानक से ये 2 दिन का तख्ता पलट शुरू होता है और ये बेलारूस के लुकाशेंको, तो लुकाशेंको के इंटरफेयर के बाद अचानक एक दिन में तख्ता पलट खत्म हो जाता है। ये इतना चुटकी में नहीं है। हालांकि आप समझ सकते हैं पुतिन कितना पावरफुल इंसान और कितना इनका पकड़ होगा कि चौतरफा ये प्रतिबंधों से घिरे हुए हैं, पूरे यूरोप भर पानी पी पी गरिया रहा है, यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं और अंदर तख्ता पलट की बवाल हो रहा है, फिर भी 2 मिनट में सुलझा दिया ये इंसान। देखिए हो रहा क्या था यहाँ पे, ये सब चीज पहले से पुतिन की चाल थी। समझिए पुतिन ने क्या किया, जब वेगनार ग्रुप का सहारा लेना था तो वेगनार ग्रुप का सहारा लेने के लिए इन्होंने, पुतिन ने पूरी यूक्रेन वार की जिम्मेदारी अब जनरल सर्जेई सुरोविकिन को, ये जो थे ये वेगनार ग्रुप के सपोर्टर थे, ये वेगनार ग्रुप को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे थे और वेगनार ग्रुप जो थी अपने पूरे लड़ाकों के साथ घुस गई यूक्रेन की लड़ाई में। और ये सर्जोई थे, ये पूरी तरह वेगनार ग्रुप को हथियार, पैसा, लॉजिस्टिक सब सप्लाई कर रहे थे और इन्हीं के दम पर बहुत तेजी से यूक्रेन पे कब्जा कर लिया गया। लेकिन ये लोग थोड़ा ज्यादा मन बढ़ गए थे, इन लोगों को लगता था कि यही रसिया को कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत ज्यादा मन इनका जब बढ़ने लगा तो पुतिन ने कहा कि भैया अब हमको अपनी ओरिजिनल चाल पे आना पड़ेगा। इसने क्या किया, सेर्जेई को पद से हटा दिया और सेनापति बना दिया। अगला जनरल जो नियुक्त कर दिया, जिसके कंट्रोल में पूरी यूक्रेन वार होनी थी, वो बना दिया वेलेरी जेरासिनोव। इस स्टूडेंट का नाम वो होता है, लगता है दवाई वही का नाम है, वेलेरी जेरासिनोव। इनको बना दिया सेनापति। अब भैया ये ठहरा इसके खिलाफ, इनके खिलाफ। इसने क्या किया, इनको पैसा देना रोक दिया, इन्हें लॉजिस्टिक सप्लाई देना रोक दिया, हथियार देना रोक दिया, खाना पीना सप्लाई रोक दिया। अब ये भैया ये भड़क गया, ये बोला भैया तुम तो बहुत अच्छा थे, ये इन दोनों में पहले से खुन्नस चलता है भैया यहाँ पे। इसने चढ़ा दिया इसको कि एक काम करो तुम पुतिन के खिलाफ ही बगावत कर दो। पुतिन का तो यही चाल था भैया कि पहले तुम ही को हम आगे बढ़ाएंगे और तुमसे हम जीतेंगे, कूचाएगा तुम तभी मेरा ही फायदा, कूच देगा यूक्रेन को तभी मेरा फायदा। ये बेचारा फंस गया इसी चक्कर में। यहाँ पर आ गए वेलेरी जेरासिनोव, ये पूरी तरह से सप्लाई रोक दिए, जिस वजह से ये भड़क गया और कहा हमें हथियार नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लॉजिस्टिक नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम जाके मास्को पे चढ़ जाएंगे। का सजरा तो नहीं, आओ तोरा बताते हैं। पहले से लुकाशेंको को रेडी रखा गया था। इसी बीच ये लोग आ गए और पूरी तरह से एक दिन में सारा मामला खत्म हो गया और वेगनार ग्रुप कमजोर हो गया। देखिए अमेरिका इस घटना का थोड़ा भी विरोध नहीं किया। हालांकि रूस के हर एक मामले में अमेरिका विरोध करता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं किया क्योंकि अमेरिका की भी प्राइवेट आर्मी है। जिस तरह रसिया की वेगनार ग्रुप है वैसे अमेरिका की भी प्राइवेट आर्मी है, ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर ये आर्मी सस्ती पड़ती है, प्राइवेट लेना सस्ता पड़ता है, इनको सैलरी दो काम खत्म, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है, क्वार्टर, हॉस्टल, स्कूल ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये इतना खतरनाक है ब्लैक वाटर ग्रुप की ये सेम रसिया की वेगनार ग्रुप की तरह है। इसकी ही सेवा अमेरिका ने लिया था इराक वार में। इराक पे जब अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो उसकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए इसलिए कंसल्ट किया था। ये लोग किसी को गोली मार देते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, ना ही कुछ है। अमेरिका पल्ला झाड़ लेता है, भैया ये क्या हुआ यहाँ पे। एक बार एक इराक में एक गाड़ी आ रही थी, इन लोगों ने उस गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। बेचारे 2007 की यह घटना है, उसमें 17 सिविलियन लोग मर गए वहां पे, तहस नहस हो गया। आज इराक का क्या हाल है, बर्बाद करके चले गए सब, यहाँ पे तहस नहस कर दिया। यहाँ पे बाद में इसकी बहुत छिछालेदर हुआ, किरकिरी हुई तो इसका नाम बदल के एकेडमी रख दिया गया। दोनों बात बराबर ही, लेकिन इस तरह के मामले में अमेरिका नहीं बोला होगा। तो मतलब ये हम बता रहे हैं कि देखिए अमेरिका क्या चीज करता है। अब इसमें अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये बेचारा फंस गया। अब जब ये फंस गया तो पुतिन इन प्रेगोजिन को कहा कि आप चले जाइए बेलारूस। बेलारूस पुतिन का एकदम समझिए सेकंड हाउस कहा जाता है पुतिन को। और यहाँ पुतिन भेज दिया किनको, इनको प्रेगोजिन को, और कह दिया गया कि आपकी सेना का मर्जर कर दिया जाएगा। अब जितने भी वेगनार ग्रुप की सेना है उन सेना का मर्जर कर दिया जाएगा रसिया में। रसिया में एक अलग बटालियन बना दी जाएगी, वेगनार ग्रुप का अलग बटालियन, उसका कमांड रसिया ही देखेगा, सब कुछ देखेगा यहाँ पर। और इनको ना बेलारूस में रख दिया गया है। इसके अलावा जो इनका सपोर्ट करने वाले ये जो सेर्जेई सेनापति थे ये गायब है रसिया में, अभी मिल नहीं रहे। इनकी पत्नी खोज रही है, फोन लगा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, फोन लगभो नहीं करेगा। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पे समझा गया कहाँ है, पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। अब उनका फोन ऑन नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये इनको बेलारूस भेज दिया गया इनकी पूरी सेना में। अब क्या किया गया है, अब कमांड दिया गया चेचन लड़ाके जो यहाँ पे रमजान कादिरोव को। पुतिन के सबसे भरोसेमंद अगर कोई है वो रमजान कादिरोव है। ये चेचन लड़ाके ये सबसे खूंखार माने जाते हैं। अब जो लड़ाई का रुख होगा वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा, जो पहले नहीं हुआ था अब होगा। अब रसिया भयानक रफ्तार से हमला करेगा और यूक्रेन पे 3 तरफा हमला कर देगा।
अब प्रेगोजिन जो है वो बेलारूस से हमला करेगा अपने वेगनार ग्रुप के लड़ाकों के साथ। तो यहां बेलारूस से हमला कर देगा प्रेगोजिन, और यहां रसिया से हमला करेगी उसकी मेन आर्मी। और ये रसिया का ये एरिया चेचन्या कहलाता है। चेचन्या में चेचन फोर्सेस को लेके आगे बढ़ेंगे ये रमजान कादिरोव। अब ये तीन ओर से तबातोड़ हमला होगा यहाँ पर यूक्रेन में। अब यूक्रेन को कोई बचाने वाला नहीं आएगा, और ये हमला तेज हो भी गया है। देखिए यूक्रेन का ये एरिया जो है, ये एरिया में इसके सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर में आते हैं। यहाँ पर जेपोरेजिया नाम है, ये नाइपर नदी के किनारे शहर है जेपोरेजिया। जेपोरेजिया में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, और यहाँ एक ही जगह में 6 परमाणु रिएक्टर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। अगर एक भी रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ तो भयानक तबाही होगा। ऐसे ही तबाही यूक्रेन एक बार देख चुका है। 1986 में इसका एक शहर था जिसका नाम है चेर्नोजेम। चेर्नोजेम में 1986 में एक रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया था, केवल एक रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ था, और वो रिएक्टर इससे छोटा था। अभी क्या है, ये उससे अगर इनमें ब्लास्ट होता है इन रिएक्टर्स में, तो उससे 10 गुना ज्यादा तबाही मचाएगा, और यूक्रेन ही नहीं पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा अगर इसमें ब्लास्ट हुआ तो। आप सोच सकते हैं कि ये रिएक्टर की सेफ्टी कितनी जरूरी है। लेकिन आपको लगता है ये सेफ्टी जरूरी है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ये वही रिएक्टर है 6 ठो जो हम आपको सैटेलाइट इमेज में दिखा रहे हैं। 6 रिएक्टर दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये रिएक्टर है। और ये देखिए धमाका कहां तक हुआ है, ये रिएक्टर के कितने पास धमाका हुआ है, और इसमें रशियन आर्मी घुस चुकी है। रशियन आर्मी घुस चुकी है। 1 साल से जेपोरेजिया पे रशियन आर्मी का कब्जा है। यूक्रेन की आर्मी इस पे कब्जा कर ही नहीं पा रही थी, कितनों कोशिश की नहीं कब्जा कर पाई। लेकिन अचानक से यहां से भागने लगी रशियन आर्मी। रशियन आर्मी इसको खाली करके जाने लगी, उसको आदेश आया तुम खाली करो, जेपोरेजिया खाली करके वापस आओ। अब यूक्रेन को नहीं समझ में आ रहा, अगला टारगेट पुतिन का है कि जितने ये रिएक्टर है इस पर हमला कर देगा। लेकिन पुतिन इंतजार करेंगे हवाओं के रुख का, क्योंकि जब परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट होता है तो उसमें खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं, जिसमें गामा किरण सबसे खतरनाक होती है। जैसे हम कोरोना को नहीं देख सकते थे, वो हमारी जान ले लेता था, उसी तरह परमाणु रिएक्टर से निकलने वाली गामा रेस को हम नहीं देख सकते, लेकिन हमारी जान ले लेता है। अब अगर हवाओं का रुख इस पे डिपेंड करेगा, अगर हवाओं का रुख इस साइड में है तो पूरे यूरोप को तबाही होगी, और हवाओं का रुख इस साइड है तो अगर इसमें ब्लास्ट किया गया तो उल्टा रूस को तबाही होगी। अब यहां से रूस ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। जिस दिन हवाओं का रुख इधर होगा, मौसम विभाग बता देगी कि अगले 4 दिन 5 दिन तक हवाएं इधर चलेगी, विस्फोट करके जेपोरेजिया को उड़ा देगा। और इससे पहले जेपोरेजिया को काम तमाम कर दिया गया, क्योंकि जेपोरेजिया जो परमाणु रिएक्टर है इसके पास ये बहुत बड़ा जलाशय है जो इसको कूलिंग के लिए काम आता है, ठंडा करने के लिए। पुतिन ने इसका पानी सुखा दिया, कैसे, इसमें बांधवे तोड़ दिया। यहाँ पे ये रिएक्टर हो गया, ये रिएक्टर, यहाँ पे ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर का बांध तोड़ दिया। बांध तोड़ने से पूरा पानी गिर गया। नोवा खाको का ये बांध का नाम था। नोवा बांध तोड़ देने से ये पूरा पानी निकल गया, यहाँ पानी ही नहीं है। अब दुनिया का कोई इंजीनियर अब इसे स्टार्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें पड़ा ईंधन में अगर ब्लास्ट हुआ तो चेर्नोजियम ब्लास्ट है 10 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो गई है। रूस ने यूक्रेन के जितने ठिकाने थे उसके उड़ाना चालू कर दिया। यूक्रेन के लगभग 9 से 10 जनरल रैंक के अधिकारियों को मार दिया, लगभग 100 अधिकारियों को उड़ा दिया। जो भी वहां पर मिसाइल डिपो थे उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया। कमांड सेंटर को रसिया ने उड़ा दिया। रसिया ने अब अपने प्रेसिजन गाइडेड बमों को गिराना चालू किया। पहले रसिया के जहाज नीचे उड़ते थे जिससे वो टारगेट पे बम गिराते, तो अब हाइट पे उड़ रहे हैं और प्रेसिजन गाइडेड लेजर गाइडेड बम गिरा रहे हैं, जो महंगे होते हैं लेकिन अचूक हमला करते हैं। अब रसिया ने पूरा कमर कस लिया, हमले को तेज कर दिया। उसने अपने Su-35 बॉम्बर को उतार दिया है मैदान में। और इस बीच रसिया डिप्लोमेटिक भी खेल रहा है। यहाँ पर यूक्रेन जो था वो गेम खेल रहा था इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल एक ज्यूज कंट्री है, यहूदी। अब यहूदी कंट्री है और पूरे दुनिया में इजराइल के बाद अगर कोई दूसरा यहूदी प्रधानमंत्री है तो वो जेलेंस्की है। तो ये दोनों यहूदी हैं, ज्यूज। तो यहूदी का कार्ड खेल रहे थे। पुतिन ने कह दिया कि ये कोई यहूदी वगैरह नहीं है, अपने देश में यहूदियों के लिए इसने कुछ भी नहीं किया है, और अगर ये यहूदी के नाम पे सहायता करेंगे तो इजराइल अपना भी मतलब भविष्य सोचे। अब इजराइल इसे आयरन डोम देने वाला था। अगर यूक्रेन को आयरन डोम मिल जाता तो यूक्रेन में एक भी गोला बारूद का आना असंभव हो जाता, क्योंकि आयरन डोम अब तक का सबसे ट्रस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम है। वो छोटे छोटे हमलों को खत्म कर देता है। इसके लिए रसिया को दिक्कत था, लेकिन यहां खुद इजराइल डर गया, क्योंकि इजराइल अगर यूक्रेन को बचाने जाता, इजराइल जाता यूक्रेन को बचाने, तो इजराइल की दुश्मनी है ईरान से। ईरान से दुश्मनी है, और ईरान और रसिया में भयंकर दोस्ती है। अगर ये अपना आयरन डोम सिस्टम इजराइल यूक्रेन को देगा तो यूक्रेन में जैसे देगा तो इसमें रसिया के हमले से कुछ ना कुछ आयरन डोम भी इफेक्ट होगा।
और आयरन डोम जो है अगर रसिया के कब्जे में आ जाता है तो रसिया उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा और रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान को दे देगा और ईरान उसका तोड़ निकाल देगा और हमास नामक आतंकवादी संगठन को दे देगा। और जिस हमास ने जो रॉकेट मारती है इसकी सारी कमजोरियों को हमास पढ़ लेगा और रिवर्स इंजीनियरिंग करके बाद इजराइल को ही तबाह कर देगा। इसलिए इजराइल को मदद करने से ज्यादा खुद से डर लग रहा है कि कहीं आयरन डोम का रिवर्स इंजीनियरिंग करके कहीं कोई काट ना निकाल ले। रूस का सबसे ज्यादा अगर कोई हेल्प करता है तो वो इसका बेलारूस करता है। बेलारूस रूस का सबसे परम मित्र है। यहाँ पे लुकाशेंको इसके प्रधानमंत्री हैं। ये लुकाशेंको, इनकी रूस से बहुत ज्यादा दोस्ती है पुतिन से, क्योंकि दोनों ही पिछले 20 से 25 साल से सत्ता में है सब। यहाँ पे दोनों एकदम दोस्त की तरह, लगता है रिश्तेदार है सब यहाँ पर। अब इसमें ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि ना ये बेलारूस की स्थापना 1991 में हुई थी, 1991 में। उसके बाद 1994 में सत्ता कब्जा कर लिए कौन, ये लुकाशेंको, और तब से लेकर अभी तक वहीं पे है। चुनाव होता है तो जीती, दूसर किसी को जीतने ही नहीं देते। 2020 में चुनाव हुआ, इनको 80% वोट मिला। 2020 के चुनाव में 80% वोट मिला। ये इंसान 1994 से गद्दी पे है, यानी 28 साल से सत्ता में है, और इसे सत्ता में बनाए रखता है पुतिन, क्योंकि भैया तुम पुतिन का सबसे भरोसेमंद है। इसके विपक्ष में जो उठा था उसको इसने गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी जो पत्नी थी स्वेतलाना, वो उठी। स्वेतलाना के बुढ़ऊ तो जेल में चल गए थे, स्वेतलाना को मिला 10% वोट। अब ये हल्ला करिए हमारा वोट मार दिया रे, ये मार दिया, तो इन्हों को उठा दिया। कहा सोचा तुम देश विरोधी काम करती है। कितना भी विद्रोह हो जाता है कोई कुछ नहीं सुनता है। रसिया अपने उधर से कुछ वैगनार ग्रुप वालों को भेजता है, शांत कर देते हैं सब यहाँ पे। तो बेलारूस और रसिया में बहुत बेहतरीन कनेक्शन है, क्योंकि इनको भैया 28 साल से सत्ता में है। ये क्या करेंगे, कोई इनके खिलाफ अगर बोल दिया तुरंत ये बंदा उसको जेल में भेजवा देता है। इतना खतरनाक है। एक पत्रकार था जिसका नाम था रोमन प्रोस्टेविच। रोमन प्रोस्टेविच जो था इनके खिलाफ लिखता था कुछ। ये एक बार ग्रीस से जा रहा था लिथुआनिया के लिए, ग्रीस से लिथुआनिया के लिए जा रहा था रियान एयरलाइन के थ्रू। अब जब ये ग्रीस से निकला, यूक्रेन के ऊपर से गया, जैसे बेलारूस के ऊपर से इसकी जहाज उतरी, इसने मिग 29 जहाज भेज दिया, लड़ाकू जहाज, और हवा में उसके जहाज को किडनैप कर लिया गया, जबकि ये इलीगल है, आप दूसरे जहाज को नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसने बहाना क्या बनाया कि इसको सूचना मिली है कि इसके अंदर बम रखा हुआ है, उतारो। अब भैया दोनों ओर से घेर लिए लड़ाकू जहाज, पायलट उतारा। जब पायलट उतारा तो इसकी पुलिस अंदर घुस गई और कही कि ससुरा रोमन प्रोस्टोविच निकालो इसको, चल रहे ससुरा तुम ही बम है, लेके चल गई। जहाज को कहा जाओ जाओ, इसी की जरूरत थी। इतना खतरनाक है बेलारूस। इनके खिलाफ आप बोले मतलब अगले दिन आपकी आंख खुलेगी जेल के अंदर। तो बेलारूस और रसिया के बीच में अच्छी दोस्ती है। रीजन क्या है कि बेलारूस में जब तक ये आपके लुकाशेंको है और इधर पुतिन है, भैया पुतिन सन 2000 से है, ये 1994 से है, पुतिनों से बूढ़ है ही। तो समझ में आ रहा है, पुतिन का हर मामले में लुकाशेंको हेल्प करते हैं और पुतिन भी इनका हेल्प करता है। दोनों एक दूसरे को सत्ता में रखे हुए हैं, तो दोनों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है। अब कुछ लोगों का कहना है कि इस विद्रोह के बाद पुतिन कमजोर हो गए हैं। कोई कमजोर नहीं हुए, उल्टे पुतिन शक्तिशाली हुए, क्योंकि 2016 में तुर्की में भी सेना ने तख्ता पलट की कोशिश किया था, लेकिन जनता ने उस तख्ता पलट को विफल कर दिया और तैयबुल अर्दोगान 2018 के चुनाव में भारी मतों से जीत गए। इसका मतलब जब कभी भी राष्ट्र पर विकट संकट आता है तो उसी राजनीतिक पार्टी को लोग वोट देते हैं जो पहले से सत्ता में है, क्योंकि जब राष्ट्र भावना जुड़ जाती है तो लोग दूसरे को नहीं देखते हैं। ऐसा 1999 में भी हुआ था जब चेचन्या हुआ था। चेचन्या अभी जो चेचन लड़ा के पुतिन के फेवर में, चेचन्या में जब विद्रोह हुआ था तो लोग पुतिन का भी साथ दिए थे और उसी के बाद पुतिन को सत्ता में दिया गया। हमारे देश में भी एक बार हुआ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान का यह कायराना हमला जो था हमारे सोते हुए सीआरपीएफ के जवानों पर हुआ था फरवरी में। इतना बुरा वो दिन था और हमारे जवान वहां शहीद हो गए। इसके बाद हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसमें हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज उस साइड में गिर गया और सरकार ने बड़ी दृढ़ता से उसे वापस लाया। इससे देश की जनता का और अपने सत्ता के साथ विश्वास बढ़ गया और मोदी जी का उल्टा मतलब जो वोट शेयरिंग था वो बढ़ा। रीजन क्या है कि जब भी राष्ट्र पे संकट आएगा और राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो बहुत बोल्ड डिसीजन होगा तो जनता उसी के साथ लेगी। जितना कड़ा डिसीजन इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में लिया था उतना कड़ा डिसीजन मनमोहन सिंह को भी लेना चाहिए था जब ताज होटल में हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया था। यहाँ पे उनको लेना चाहिए था ये हमला। तो बहुत जबरदस्त, ये डिपेंड करता है कि रिएक्ट कैसा कर रहे हैं। तो पुतिन तो बहुत खतरनाक रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्रेमलिन में होने वाला इलेक्शन, रशिया में 2024 इलेक्शन में पुतिन को कोई नहीं हराएगा। और दूसरा बात, पुतिन का शक्तिशाली होना, रसिया का शक्तिशाली होना जरूरी है, क्योंकि रसिया अगर कमजोर होगा तो रसिया के पास केवल एक ही दोस्त बचेगा, चाइना, और रसिया चाइना के गोद में बैठ जाएगा, क्योंकि चाइना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और चाइना पे रसिया गया तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे इंडियंस का 70% हथियार जो है वो रसिया से है। हमारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री रसिया पे है, इसलिए रसिया का शक्तिशाली होना जरूरी है, वरना वो चाइना के गोद में बैठ जाएगा। और चाइना के गोद में पहले से पाकिस्तान बैठा हुआ है।
आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। अब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान सिविल संहिता क्या है, इस पर एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद फ्रांस पे क्या क्रांति हो रही है उस पर बना देंगे। यूपीएससी 2 बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है, मतलब 4 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ सबसे मिनिमम फीस में यहाँ पर। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने में लगे हैं, आप लोग पूरी तरह से कमर कस लीजिए बेहतरीन से तैयारी करने के लिए, और अपने सपने को साकार कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए अब जहां कहीं भी है। क्योंकि देखिए शिक्षा से दूर रहेंगे तो आज का जमाना है, अगर आप पढ़ाई में पिछड़ गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।